फेस काउंटर के सामने खड़ी अनिका की सांसें तेज हो रही थीं। वो नम आंखों से मिन्नतें करते हुए बोली, सर प्लीज 2 दिन का समय और दे दीजिए। कल फीस जरूर जमा कर दूंगी। ये मेरा बीएससी नर्सिंग का सेकेंड ईयर है। अगर इस बार एग्जाम नहीं दिया तो मेरी 2 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। काउंटर पर बैठे बाबू ने बिना उसकी तरफ देखे रसीदों का ढेर पलटते हुए बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, लास्ट डेट आज ही है और अगर आपने फीस नहीं जमा की तो फाइनल एग्जाम का एडमिट कार्ड दोपहर 2 बजे के बाद कैंसिल हो जाएगा। बाबू की बात सुनकर उसका दिल जैसे सीने में बैठ गया और माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगीं। उसने एक आखिरी कोशिश की कि शायद यह सुनकर बाबू का दिल पसीज जाए और वो उसे थोड़ी मोहलत दे दे। इसलिए वह बहुत नरम लहजे में बोली, सर मैं पिछले 2 साल से कॉलेज की टॉपर हूँ। प्लीज मेरा साल बर्बाद होने से बचा लीजिए। बाबू ने चश्मा ठीक करते हुए सख्त लहजे में कहा, नियम सबके लिए बराबर होते हैं, इसलिए बहस करने से अच्छा है आप जाकर पैसों का इंतजाम करें। और हाँ, अब आप यहाँ खड़ी रहकर मेरा और अपना समय बर्बाद मत करिए। भारी कदमों से पीछे हटते हुए अनिका को गर्मी की तपिश और जेब के खालीपन दोनों बराबर जला रहे थे। सुनसान रास्ते पर चलते हुए उसने खुद से कहा, अब घर जाकर माँ को क्या कहूंगी। इसी उधेड़ बुन में वो आगे बढ़ तो रही थी, लेकिन बाबू की बातें उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थीं। तभी पीछे से एक काली चमचमाती लग्जरी कार उसके पास आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और करीब 55 साल का महंगे सूट बूट में लिपटा एक रौबदार आदमी बाहर निकला। उसकी चाल में ठहराव और आंखों में पैनी नजर थी, जिससे घबराते हुए अनिका बहुत तेजी से चलने लगी। लेकिन उसकी गहरी कड़क आवाज ने जैसे अनिका के पैरों को जकड़ लिया हो। वो सिगरेट का कस लगाते हुए बोला, तुम चाहो तो तुम्हारी ये मुश्किल भरी जिंदगी आसान हो सकती है और तुम्हारा सपना जिसे तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए बड़े प्यार से देखा था, वह सपना भी पूरा हो सकता है। वह गुस्से से बोली, पर मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, मदद नहीं, सौदा, जिसमें मेरे साथ साथ तुम्हारा भी फायदा है। और इस सौदे से तुम्हारे सपने और तुम्हारी माँ का इलाज सब कुछ तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें इतना रुपया दूंगा कि अगर तुम नौकरी ना भी करो तो भी तुम माँ बेटी आराम से अपनी जिंदगी बिता सकती हो। अनिका ने पहली बार उसकी तरफ देखा, फिर आंखों में नफरत और लहजे में सख्ती भरे अंदाज में वह थोड़ा ऊंची आवाज में बोली, मेरा जवाब आज भी ना है और अगर आपने एक बार फिर मेरा रास्ता रोका तो मैं भूल जाऊंगी कि आप चंडीगढ़ के फेमस बिजनेसमैन अभय प्रताप राणा हैं, जिनके आगे आज तक किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई है। पर मैं पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताऊंगी कि आप किस तरह से मुझे पैसों का लालच देकर गलत काम करवाना चाह रहे हैं। इस बार अनिका की बात सुनकर अभय प्रताप राणा थोड़ा नरम लहजे में बोले, देखो, मैं तुम्हें कोई गलत काम करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ। इतना कहते हुए उन्होंने 50,000 की गड्डी अनिका की तरफ बढ़ाते हुए बोले, तुम पहले मेरे साथ अपने कॉलेज चलो और वहां पर फीस जमा कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जैसी टैलेंटेड लड़की का साल बर्बाद हो जाए। और उसके बाद कूल माइंड से तुम मेरी पूरी बात सुनो। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम मेरी बात मान जाना, और अगर तुम्हें मेरी बात ठीक ना लगे तो तुम मुझे मना कर देना। और हाँ, मैंने जो तुम्हें 50,000 रुपए दिए हैं, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे वो पैसे भी नहीं लूंगा। अब अगर तुम्हें मुझ पर 1% भी भरोसा हो गया हो तो तुम मेरे साथ सबसे पहले अपने कॉलेज चलो और फिर मेरी पूरी बात सुनो। अनिका, जो बहुत आश्चर्य भरी नजर से उन्हें देख रही थी और मन में सोच रही थी
कि आखिर इतना बड़ा बिजनेसमैन जो कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, वो आज मुझसे इतने नरम लहजे में क्यों बात कर रहा है। आखिर इसे मुझसे क्या काम है? उसे याद आता है कि पिछले 4 दिन से वो लगातार अनिका के पास आ रहा है और अनिका से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है और बदले में मैं तुम्हें बहुत मोटी रकम दूंगा। अनिका एक बहुत स्वाभिमानी लड़की थी। उसे लगता था कि अभय प्रताप राणा उससे कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं जो सही नहीं है। पर आज तो वह अनिका से बहुत नरम लहजे में बात कर रहे थे। तो उनकी बात सुनकर अनिका को भी लगा कि एक बार उनकी बात जरूर सुननी चाहिए। और कहीं ना कहीं उसे भी पैसों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि अगर वो 2 घंटे के अंदर अपनी फीस नहीं जमा करती है तो वह एग्जाम नहीं दे पाएगी। और वह यह अच्छी तरह से जानती थी कि इतने कम समय में वो फीस की इतनी मोटी रकम का इंतजाम नहीं कर पाएगी। उसका डॉक्टर बनने का सपना तो पैसों की वजह से पहले ही टूट चुका था। इसलिए उसने बीएससी नर्सिंग का कोर्स चुना था, क्योंकि उसे लगा था कि अगर वो डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, नर्स बनकर वह मरीज की सेवा जरूर कर सकती है। वो अभी यह सब सोच ही रही थी कि तभी अभय राणा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी 1 बजा है, इसलिए जो भी डिसीजन लेना है जल्दी लो। अनिका ने एक नजर उन 50,000 रुपयों पर डाली जो उसके सपने को पूरा कर सकते थे, और एक नजर अभय प्रताप राणा पर, और मन ही मन खुद से सवाल करने लगी कि आखिर इन रुपयों के बदले में यह मुझसे क्या काम करवाएंगे। अभय प्रताप राणा की नजर बहुत पैनी थी और वह इस वक्त अच्छी तरह से समझ रहे थे कि अनिका के दिमाग में क्या चल रहा है। वह मुस्कुराते हुए बोले, डोंट वरी, मैं तुमसे कोई ऐसा काम नहीं करवाऊंगा जिससे तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर लगानी पड़े। इतना कहकर उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसमें अनिका को बैठने का इशारा किया। और फिर अनिका ना चाहते हुए भी उस गाड़ी में यह सोच कर बैठ गई कि अब आगे जो भी कुछ होगा वो सब मैं अपने भगवान पर छोड़ दूंगी, और उनके रहते मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। इसी विश्वास के साथ वो अपने कॉलेज आ गई थी। और काउंटर फीस पर पहुंचकर जब उसने 48,500 रुपये जमा किए तो बाबू हंसते हुए बोला, क्या मैडम, रुपए पर्स में थे और आप मुझसे 2 दिन की मोहलत मांग रही थीं। बाबू यह बात शायद इसलिए कह रहा था क्योंकि अनिका को गए हुए अभी मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं हुआ था और अनिका पैसे लेकर आ गई थी। इधर अनिका अपने मन में सोच रही थी कि अब मैं आपको क्या बताऊं कि इन रुपयों का इंतजाम मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच कर किया है, और अब इन रुपयों के बदले में ना जाने मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। उसने जल्दी से फीस जमा की और भागते हुए अभय प्रताप राणा की गाड़ी में आकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में गाड़ी 120 की स्पीड में भागते हुए सुनसान रास्ते पर दौड़ने लगी। करीब आधा घंटे के बाद गाड़ी एक बड़े से सफेद गेट से अंदर की तरफ जाने लगी। गेट के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, आरोग्यम मानसिक स्वास्थ्य केंद्र। अंदर जाते ही दोनों तरफ हरे भरे पौधे लगे थे और जगह जगह सूट पहने सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे जो अभय प्रताप राणा की गाड़ी देखकर उन्हें सैल्यूट कर रहे थे। कुछ ही मिनट में गाड़ी एक ऊंची कांच की दीवार वाली इमारत के सामने रुकी। इमारत इतनी साफ थी कि उसमें नीला आसमान और पेड़ों की परछाइयां साफ दिख रही थीं। अनिका ने चारों तरफ नजर घुमाई तो ये जगह हॉस्पिटल से ज्यादा किसी होटल जैसी लग रही थी। लेकिन तभी अंदर से अजीब आवाजें आईं, किसी की हल्की हंसी, कहीं से गुनगुनाने की आवाज, और अचानक आई हुई एक तेज चीख ने जो तुरंत खामोश हो गई। उस चीख को सुनकर अनिका का दिल डर के मारे जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से बोली, ये ये मेंटल हॉस्पिटल है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? अभय प्रताप राणा ने हल्की मुस्कान दी और कहा, बस अभी कुछ देर में ही पता चल जाएगा। इतना कहते हुए
जैसे ही अभय प्रताप राणा उस कांच की बिल्डिंग के अंदर गए, तो रिसेप्शन पर बैठी एक नर्स ने मुस्कुराकर अभय प्रताप राणा को नमस्ते किया। लेकिन उसकी नजर एक पल के लिए अनिका पर ठहर गई और उसकी आंखें आश्चर्य से अनिका को देखने लगीं। अनिका ने भी महसूस किया कि वह रिसेप्शन वाली लड़की उसे कुछ ज्यादा ही घूर घूर कर देख रही थी। अभय राणा सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़े। लिफ्ट में सिर्फ दो ही बटन थे, ग्राउंड और वीआईपी विंग। उन्होंने बिना कुछ कहे वीआईपी विंग का बटन दबा दिया। लिफ्ट ऊपर जाते हुए बेहद शांत थी, लेकिन अनिका को लग रहा था जैसे हर सेकंड भारी होता जा रहा है। डिंग की आवाज के साथ लिफ्ट खुली और सामने एक लंबा चौड़ा कॉरिडोर था। कॉरिडोर के दोनों तरफ बड़े बड़े कमरे थे, जिनके दरवाजों पर सिर्फ नंबर लिखे थे, नाम नहीं। बाहर सिक्योरिटी गार्ड और स्पेशल नर्स खड़े थे। दूर से किसी कमरे से एक आदमी की धीमी सी हंसी सुनाई दी और कुछ गुनगुनाने की आवाज भी, और फिर लोहे की जंजीर जैसी खनक। वो सब कुछ देखकर अनिका को ऐसा लगा मानो उसके पैरों में जैसे जान नहीं रही। उसने धीरे से पूछा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अभय प्रताप राणा ने उसकी तरफ देखा और सामने खिड़की के पास खड़े शख्स की तरफ इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा, ये मेरा बेटा विशाल प्रताप राणा है। अनिका ने देखा कि खिड़की के पास धूप में खड़ा एक लड़का बाहर पेड़ों को देख रहा था। वो लगभग 25-26 साल का होगा। उसने कपड़े तो अच्छे पहने हैं, लेकिन उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी पीठ सीधी थी, पर हाथ धीरे धीरे कांप रहे थे। अभय राणा ने धीरे से कहा, विशाल बेटा, देखो कौन आया है। वो लड़का धीरे धीरे मुड़ा, तो सामने खड़े विशाल को देखकर अनिका को एक पल के लिए लगा कि सामने खड़ा विशाल उसके लिए कोई अजनबी नहीं है, और उसकी गहरी काली आंखें उसके दर्द की एक एक दास्तां उसे सुना रही हो। वैसे तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान सामान्य नहीं थी। तभी अनिका की नजर उसके पाँव में पड़े एक पतली सी जंजीर पर गई, जिसे देखकर अनिका ने डर के मारे एक कदम पीछे लिया। तभी विशाल ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में कहा, तुम आ गई। इतना कहते हुए जैसे ही वो अनिका की तरफ बढ़ा, तो गेट का दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो गया। विशाल वहीं से चिल्लाते हुए बोला, रुको, मेरे पास आओ। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अभय राणा अनिका का हाथ पकड़ते हुए बोले, अनिका, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि आज के लिए इतना ही काफी है। इतना कहते हुए अभय राणा अनिका का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे लिफ्ट में ले आए थे। अनिका आश्चर्य से उन्हें देखते हुए बोली, आपका बेटा मुझे कैसे जानता है? और वह मुझसे ऐसा क्यों कह रहे थे कि तुम आ गईं और मेरे पास आओ? अभय प्रताप राणा चुपचाप लिफ्ट में खड़े थे और अनिका बार बार उनसे यही सवाल कर रही थी, आखिर आपका बेटा मुझे कैसे जानता है? मैं तो उससे पहले कभी नहीं मिली हूँ। अभय प्रताप राणा लिफ्ट से बाहर आते हैं और अनिका को एक रूम में लेकर जाते हैं और सामने पड़े सोफे पर उसको बैठने का इशारा करते हैं। तो अनिका गुस्सा करते हुए कहती है, नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आप मेरी सवालों का सीधा सीधा जवाब दीजिए कि आपका बेटा मुझे कैसे जानता है। अभय प्रताप ने एक गहरी सांस ली और बोले, वो तुम्हें नहीं, अपनी पत्नी आरती को बुला रहा था, क्योंकि वो अपनी वाइफ आरती से बहुत प्यार करता है। 9 महीने पहले उसकी पत्नी आरती माँ बनने वाली थी। पूरे घर में जश्न का माहौल था, लेकिन डिलीवरी के दौरान अचानक हालात बिगड़ गए। आरती को बहुत तेज ब्लीडिंग होने लगी। डॉक्टर बोले ये पोस्टमार्टम हेमरेज है, और ऐसी हालत में माँ और बच्चे दोनों को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऑपरेशन थिएटर में घंटों कोशिशें हुईं, लेकिन ना आरती बच पाई और ना उसका बच्चा। इतना कहते हुए उनकी आवाज नम हो गई थी। विशाल सब अपनी आंखों से देख रहा था। कुछ पल पहले जिसकी जिंदगी पूरी थी,
वो एक ही दिन में खाली हो गई थी। इतना कहते कहते अभय राणा ने सिर झुका लिया और फिर धीरे से बोले। उसके बाद उसने सबसे बात करना बंद कर दिया। उस दिन के बाद वो रात में चीखते हुए उठता, तो कभी खामोश बैठा रहता, और धीरे धीरे विशाल एक ऐसे स्टेज में पहुंच गया जहां वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगा। हम लोगों ने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरा विशाल आरती से इतना ज्यादा प्यार करता था कि वह आरती को भूल ही नहीं पाया। उसके जाने के गम में वो मेंटल डिस्टर्ब हो गया। मैं उसे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले गया, यहाँ तक कि मैं लंदन अमेरिका के भी बड़े हॉस्पिटल में मैंने उसे दिखाया, लेकिन उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं हुई। कुछ दिन पहले मुझे एक डॉक्टर मिला था और उसने मुझसे कहा कि विशाल के सामने अगर हम किसी लड़की को आरती बनाकर लाएं, तो शायद विशाल धीरे धीरे ठीक होने लगे। मैं कई लड़कियों को आरती बनाकर विशाल के सामने लेकर आया, पर विशाल ने एक नजर भी उठाकर उन लड़कियों को नहीं देखा। पर एक दिन मैं जब तुम्हारे कॉलेज गया, वहां कॉलेज कैंपस में मैंने तुम्हें देखा, तो मैं देखकर हैरान रह गया। एक पल के लिए मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे सामने आरती खड़ी है। अगले ही पल मुझे वो मंजर याद आया जब आरती को अंतिम विदाई देकर हम लोग घर आए थे। उस मंजर को याद करके मुझे ये रियलाइज हुआ कि तुम आरती नहीं हो, तुम आरती की हम शक्ल हो। और फिर मेरे दिमाग में यह बात आई कि क्यों ना मैं तुम्हें आरती बनाकर विशाल के सामने ले जाऊं, तो शायद मेरा विशाल ठीक हो जाए। और उस दिन के बाद मैं रोज तुम्हारे पास आने लगा। अनिका धीरे से बोली। तो अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे की लाइफ में आरती बनकर आओ, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। जैसे ही मेरा विशाल ठीक हो जाएगा, तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे बेटे की जिंदगी से चली जाना। इसके लिए मैं एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी रेडी करवाऊंगा, जिसमें साफ अक्षरों में लिखा होगा कि तुम सिर्फ उसकी पत्नी उसे ठीक करने के लिए बन रही हो। विशाल के ठीक होने के बाद तुम्हारा और विशाल का कोई रिश्ता नहीं होगा। इसके बदले में मैं तुम्हें 50 लाख रुपए भी दूंगा। अनिका गुस्से से एक कदम पीछे हटते हुए बोली। आपका मतलब है कि मैं आपके पागल बेटे की पत्नी बनकर उसके साथ रहूं, और तब तक जब तक वह ठीक ना हो जाए? हाँ, बिल्कुल। और इस काम के लिए मैं तुम्हें 50 लाख रुपए भी तो दे रहा हूँ। आपकी नज़र में सब कुछ पैसा ही होगा, पर मेरी नज़र में पैसे से बड़ी इज्जत होती है, और मैं किसी की छोटी पत्नी बनकर अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगा सकती। इसलिए आप यह भूल जाइए कि मैं आपके इस प्लान का हिस्सा बनूंगी। और रही बात आपके 50,000 रुपयों की, तो मैं कल आपके 50,000 रुपये वापस कर दूंगी। आपने एक ऐसे वक्त पर मेरी मदद की जब मैं हर तरफ से निराश थी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहते हुए वो जैसे ही गेट से बाहर जाने लगे, तो अभय प्रताप उदास लहजे में बोले। तुम्हें रुपए वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लेना कि तुमने यहाँ आकर जो 1 घंटा बर्बाद किया है, उस 1 घंटे की ये कीमत थी। इतना कहते हुए अभय प्रताप ने एक आदमी को इशारा किया, तो वह तुरंत भागता हुआ अनिका के पास आया और बोला, मैडम चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि ये शहर से बहुत दूर हॉस्पिटल है, यहाँ कैब भी नहीं आएगी। इस वजह से वो उस आदमी के साथ आकर गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी ही देर में वो अपने घर पहुंच गई थी। वो घर आ तो गई थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी अभय राणा और उसके बेटे विशाल राणा के इर्द गिर्द घूम रहा था। उसका एक मन तो कर रहा था कि वो अपने मन की सारी बात अपनी माँ को बताए, लेकिन ये सोचकर कि उसकी माँ बहुत जल्द ही परेशान हो जाती हैं, और आजकल तो वह बीपी की वजह से अक्सर ही बीमार रहने लगी हैं। यह बात जानकर कहीं उनका बीपी और ज्यादा हाई ना हो जाए, इस वजह से वो चुप रहती है।
बीते 1 सालों में उसने क्या कुछ नहीं सहा था। उसके पापा जो 5 साल पहले उसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन उस समय उसे फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए उसकी माँ थी, क्योंकि उसकी माँ की एक बहुत अच्छी जॉब थी। इस वजह से उन्हें रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके पापा के जाने के बाद भी उसकी माँ ने घर को बहुत अच्छी तरह से संभाला था। पर 1 साल पहले अचानक से उनकी तबीयत खराब रहने लगी। पहले तो कभी-कभी उनका बीपी हाई होता था, लेकिन जब एक बार अटैक आया, तो उसके बाद उनका बीपी जब तब बहुत हाई रहने लगा। शुरू-शुरू में तो उन्होंने हिम्मत दिखाई और वह ऑफिस आती-जाती रहीं, लेकिन समय के साथ धीरे-धीरे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक होने लगी। और एक समय ऐसा आया कि जब उन्हें अपनी नौकरी छोड़कर घर पर रुकना पड़ा। जितनी भी सेविंग थी वो धीरे-धीरे करके खत्म होने लगे। बीमारियों का खर्चा और उस पर अनिका की पढ़ाई का खर्चा जब धीरे-धीरे बढ़ने लगा, तो अनिका पर ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ने लगीं और अनिका ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए कुछ ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जिस वजह से आज वह अपनी फीस नहीं जमा कर पा रही थी। अनिका ने अपना फोन निकाला और फिर उस पर विशाल प्रताप राणा सर्च करने लगे। 1 साल पहले की वो सारी न्यूज़ पढ़ने लगे। वो सारी न्यूज़ को पढ़कर उसे अभय प्रताप की एक-एक बात सच लग रही थी। उसने विशाल के बारे में और भी बहुत कुछ सर्च किया, तो उसे पता चला कि विशाल एक बहुत ही नेक दिल लड़का था। बीते कुछ सालों में उसने अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम और कई ऐसी एनजीओ खोले, जिनकी मदद से वह बेसहारा लोगों की मदद कर रहा था। वो बहुत देर तक विशाल के बारे में सर्च करती रही, तो उसे यही लगा कि विशाल के बारे में कहीं भी कोई ऐसी गलत बात नहीं है, जिसे पढ़कर उसे लगा हो कि विशाल एक अमीर बाप की इकलौती बिगड़ी हुई संतान है। और फिर वह मन ही मन विशाल की दरियादिली देखकर बहुत खुश होती है और मन में सोचती है कि सच में ऐसे नेक दिल इंसान के साथ बहुत गलत हुआ है। उसका एक मन तो करता है कि उसे विशाल की मदद करनी चाहिए, तो एक मन करता है कि नहीं, किसी की पत्नी बनकर उसके साथ 24 घंटे रहना, वो भी बिना शादी के, यह ठीक नहीं है। इस दौरान अगर विशाल ने उसे अपनी पत्नी समझकर उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया, तो वो क्या करेगी? ये विचार आते ही वो अपने मन से ये बात निकाल देती है कि वह विशाल को ठीक होने में उसकी मदद करेगी। धीरे धीरे 5 दिन बीत गए थे, लेकिन अनिका के दिलो दिमाग पर बस विशाल ही छाया हुआ था। उसे रह रहकर विशाल के लिए बहुत बुरा लग रहा था, और यह सोचकर तो और भी ज्यादा बुरा लग रहा था कि वह विशाल की मदद कर सकती है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद नहीं कर रही है। इस बात का गिल्ट उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और फिर एक शाम जब उसने न्यूज़ में यह खबर देखी कि विशाल उस हॉस्पिटल से भाग रहा है और तभी सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है, तो वहां खड़े गार्ड पर विशाल हमला कर देता है। तब हॉस्पिटल का स्टाफ उसके हाथ और पैरों में जंजीर डालते हुए उसे उसी रूम में ले जाते हैं जहां पर विशाल रहता था। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। चंडीगढ़ के फेमस बिजनेसमैन अभय प्रताप राणा के बेटे ने मानसिक चिकित्सा केंद्र में एक आदमी पर किया हमला। अनिका सहम जाती है। उस समय विशाल की जो हालत होती है, उसे देखकर अनिका को उस पर बहुत तरस आता है। वो अपने मन में कहती है, विशाल तुम्हारे जैसा नेक दिल और दूसरों की मदद करने वाला इंसान यह डिजर्व नहीं करता है। अगर मेरी वजह से तुम ठीक हो सकते हो, तो अब मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी कंडीशन में नहीं देख सकती। और वैसे भी मैं मेडिकल लाइन में इसीलिए आई थी, क्योंकि मैं मरीज़ की देखभाल करना चाहती थी। बेशक अभी मेरा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट नहीं हुआ है और मैं एक नर्स नहीं बनी हूँ,
लेकिन मैं वहाँ तुम्हारी एक नर्स बनकर ही आऊँगी। अब वो अलग बात है कि मुझे तुम्हारे सामने नर्स नहीं, तुम्हारी वाइफ का रोल अदा करना पड़ेगा। यही बात सोचकर अगली सुबह अनिका सीधे अभय प्रताप राणा के पास जाती है और उनसे कहती है कि मैं आपके बेटे को ठीक करने में पूरी मदद करूँगी। अभय प्रताप उसे 10 लाख रुपए का चेक देते हैं और कुछ पेपर्स पर साइन करने को कहते हैं। अनिका उन पेपर्स को पढ़ती है तो उसमें साफ अक्षरों में लिखा होता है कि मैं विशाल प्रताप राणा के ठीक होने तक उनकी पत्नी बनने का नाटक करूंगी और जैसे ही विशाल प्रताप राणा ठीक हो जाते हैं तो मैं उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी। इस बीच मेरा उनसे ना तो कोई रिश्ता होगा और ना ही कोई संबंध। अगर इमोशनली हम दोनों कभी एक दूसरे के करीब आ गए तो उसके जिम्मेदार विशाल राणा नहीं होंगे और उस बात के लिए मैं राणा फैमिली और विशाल प्रताप सिंह को कभी कोई दोष नहीं दूंगी। मैं पूरे होशो हवास में अभय प्रताप राणा की सारी कंडीशन मानकर इन पेपर्स पर साइन कर रही हूँ। मैं ना तो विशाल प्रताप सिंह की पत्नी हूँ और ना ही उनकी पत्नी होने का भविष्य में दावा करूंगी। अनिका उन सारे पेपर्स को एक एक करके पढ़ती है जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। वह अपने मन में ही कहती है, अभय प्रताप राणा जी, शायद आपको पता नहीं कि अनिका कितनी मजबूत और दृढ़ विचारों वाली लड़की है। मैं अपने और विशाल के रिश्ते की सच्चाई को अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मैं चाह कर भी कभी विशाल की तरफ अपना भावनात्मक लगाव महसूस नहीं करूंगी और ना ही अपने दिल में कभी विशाल के लिए कोई जज्बात आने दूंगी। मेरे लिए विशाल सिर्फ उस आरती नाम की लड़की का पति है जिसका जाना विशाल बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। मैं उन्हें ठीक करने में आपका पूरा साथ दूंगी। उसने अभय प्रताप से कहा कि अभी मेरे पेपर हैं और मैं पेपर देने के बाद आपके पास आ जाऊंगी। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए थे और अनिका के पेपर भी खत्म हो गए थे, इसलिए वो अभय प्रताप राणा के साथ उस हॉस्पिटल में आ गई थी जहां पर विशाल एडमिट था। अनिका ने हल्के से दरवाजा खोला। उसकी सांसें तेज और दिल अनजाने डर से धड़क रहा था। कमरे में अंधेरा था। बस एक कोने में रखी पुरानी टेबल लैंप की पीली रोशनी फैल रही थी। बिखरे हुए अखबार, कुछ टूटी तस्वीरों के फ्रेम और हवा में हल्की सी दवाई की गंध चारों तरफ इस तरह से फैली थी मानो वो गंध विशाल का दर्द बयां कर रही हो। विशाल बेड के किनारे बैठा था, सिर झुकाए, उंगलियों से पुराने फोटो के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था और अपनी टूटी हुई आवाज में कह रहा था, आरती, तुम वापस आओगी ना? सब ठीक हो जाएगा। अनिका के कदम वहीं रुक गए। तभी अभय प्रताप राणा ने धीरे से कहा, याद रखना, तुम्हारा चेहरा ही उसकी दवा है, लेकिन जरा भी डर दिखा तो सब बेकार हो जाएगा। अनिका ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ी और जब विशाल उससे कुछ ही दूर था तो वह धीरे से कांपती आवाज में बोली, विशाल। विशाल ने झटके से सिर उठाया और सामने खड़ी अनिका को देखा तो उसकी आंखों में जैसे कोई पुराना सपना लौट आया हो। वह कांपते ओठों से बोला, आरती। इतना कहते हुए वो बेड से खड़ा हो गया। एक पल में ही उसकी आंखें फैल गईं और हाथ कांप रहे थे। वो धीरे से बोला, तुम सच में, तुम आ गई हो? अनिका का दिल जोर से धड़का पर वह अपने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए बोली, हाँ, मैं आ गई हूँ विशाल, और अब तुम अकेले नहीं हो। विशाल एक कदम आगे बढ़ा लेकिन फिर अचानक जैसे दर्द की लहर से कांप गया। उसके चेहरे पर खुशी और शक दोनों का मिला जुला भाव था और फिर वो एक कदम पीछे हटाते हुए बोला, नहीं नहीं, तुम तो चली गई थी। अनिका ने आगे बढ़कर हल्के से उसका हाथ थाम लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली,
मैं वापस आ गई क्योंकि तुम अभी भी मेरा इंतजार कर रहे थे और सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे बिना वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। अनिका की बात सुनकर विशाल की आंखों में नमी आ गई। वो रो पड़ा और फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए बुदबुदाया, आरती मुझे छोड़कर मत जाना। दरवाजे के बाहर खड़े अभय प्रताप राणा की आंखें भर आईं। पहली बार उन्हें लगा शायद उनकी उम्मीद बेकार नहीं जाएगी और अनिका को यहाँ लाकर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो अभी यह सोच ही रहे थे कि तभी विशाल ने अनिका को जोर से धक्का दिया और गुस्सा करते हुए कहने लगा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ गई थी? तुमने मुझे चीट किया है। मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। और इसी के साथ कमरे में रखा सारा सामान वो एक एक करके अनिका के ऊपर फेंकने लगा। अनिका उसके बिहेवियर को देखकर डरने लगी थी। उसका मन किया कि वो अभी यहाँ से चली जाए क्योंकि हो सकता है विशाल अपने पागलपन में कुछ ऐसा कर जाए जो उसने सोचा भी नहीं था। यह बात याद आते ही उसने जैसे ही अपना कदम पीछे बढ़ाया तो विशाल ने टेबल पर रखी एक प्लास्टिक की शीशी को अनिका की तरफ इस तरह फेंका कि वह शीशी अनिका के माथे पर जा लगी। शीशी प्लास्टिक की थी, इस वजह से अनिका को चोट तो नहीं आई, लेकिन विशाल को एक पल के लिए लगा कि उसने अनिका को चोट पहुंचाई है। वह अनिका के पास आया और अनिका को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, मेरी आरती को किसने मारा है? मैं बहुत गंदा हूँ, इसलिए मेरी आरती मुझे छोड़कर चली जाएगी। इतना कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अनिका ने जब देखा कि विशाल रो रहा है, तो उसने धीरे से उसके आंसू पोंछे और उसे बेड पर बिठा दिया और मुस्कुराती हुई बोली, मुझे तो चोट नहीं लगी है, क्योंकि विशाल कभी मुझे हर्ट कर ही नहीं सकता। हाँ, तुमने सही कहा, मैं आरती से प्यार करता हूँ। आरती मेरी है, वो आएगी, वो मेरे पास आएगी। ऐसे ना जाने कितनी बातें विशाल आरती से करता रहा और अनिका बस चुपचाप उसकी बात सुनती रही और मन में सोचती रही, क्या कोई किसी से इतना भी प्यार करता है कि उसके चले जाने पर वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। अनिका ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर लिटा दिया और उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली, विशाल, मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कभी कोई सामान नहीं फेंकोगे। विशाल बहुत ध्यान से उसकी हर एक बात सुन रहा था और फिर थोड़ी ही देर में जब वह सोने लगा तो अभय प्रताप राणा कमरे में आए और उनके साथ ही दो डॉक्टर भी कमरे में आ गए थे। डॉक्टर मुस्कुराते हुए राणा जी से कह रहे थे, सर, इतने दिनों में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि विशाल सर को बिना दवाई खिलाए ही नींद आ गई हो, वरना आजकल तो मुझे उन्हें सुलाने के लिए थोड़ी डोज ज्यादा देनी पड़ती है। अनिका तो डॉक्टर की बात सुनकर बहुत हैरान थी। तभी अभय राणा अनिका की तरफ देखते हुए बोले, अनिका, थैंक यू बेटा, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज बिना दवाई के ही सोया है। डॉक्टर भी अनिका की तरफ देखते हुए कहते हैं, मिस अनिका, मिस्टर राणा ने मुझे बताया था कि आप बीएससी नर्सिंग कर रही हैं। वह धीरे से बोली, जी डॉक्टर। मिस अनिका, आज आपने जिस पेशेंस और मेच्योरिटी से विशाल जैसे पेशेंट को संभाला है, उसे देखकर मैं यह बात दावे से कह सकता हूँ कि इन फ्यूचर आप बहुत अच्छी नर्स बनेंगी। थैंक यू डॉक्टर। अभय राणा हल्की मुस्कान के साथ बोले, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि बहुत जल्द ही मेरा विशाल पहले जैसा हो जाएगा। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि विशाल सर बहुत जल्दी ठीक हो जाएं और आपके साथ आपके घर जाएं। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि अनिका विशाल को ठीक कर पाएगी और उसे ठीक करके हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लौट जाएगी, या फिर विशाल की पत्नी का रोल अदा करते करते वो विशाल को अपना दिल दे बैठेगी? क्या होगा आगे इस कहानी में?
जानने के लिए कहानी का पार्ट 2 देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही प्यारी-प्यारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं कहानी के पार्ट 2 में।